नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। भारतीय लोकसभा चुनाव 2024 का दूसरा चरण कल समाप्त हो गया। कल की स्थिति भी पहले चरण की तरह निराशाजनक रही। इंडियन एक्सप्रेस में और तमाम सारे अंग्रेजी से लेकर हिंदी अखबारों में राष्ट्रपति जी ने पूरे भारत की जनता को आगे आकर वोट देने के लिए कहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने पूरी जनता से अपील की है कि भारत की जनता अपनी सरकार को चुनने के लिए घर से बाहर निकले, वोट करें। प्रत्येक राज्य की सरकारें, चाहे वह पक्ष की हों या विपक्ष की हों, बार बार गुहार लगा रहे हैं कि आप घरों से निकलिए और वोट देने आइए। लेकिन जिस प्रकार से पूरे भारत में चुनाव के बारे में कहा जा रहा था कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी यह दावा था, विपक्ष की तरफ से भी दावा था, उस हिसाब से अभी तक अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत की जनता भारी संख्या में सड़कों पर निकलेगी और पिछले लोकसभा चुनाव के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी वोट प्रतिशत के मामले में। लेकिन जैसा कि तमाम सारे अखबारों से और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा से पता चला है कि पहले चरण में जहां 6% की गिरावट दर्ज की गई, वहीं दूसरे चरण में भी वोटिंग प्रतिशत बहुत ही प्रभावशाली नहीं रहा। हमारे साथ बैठे हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर चंद्रसेन। चुनावी राजनीति पे न केवल इनकी गहरी नज़र रहती है, पैनी नज़र रहती है, बल्कि ये पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और भारतीय राजनीति को निष्पक्षता से देखते हैं और ये देखते हैं कि भारत की राजनीति, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के दावे पक्ष विपक्ष दोनों कर रहा है। आम जनता क्या सोचती है? चंद्रसेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर में। आपसे पहला सवाल है कि आपको क्या लगता है कि भारत का यह जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, बहुत ज़ोर शोर से तैयारी शुरू हुई थी, पक्ष से भी विपक्ष से भी, लेकिन यह उत्साह कहीं नहीं दिख रहा है। यह उत्साह सिर्फ मीडिया में है, आम जनमानस में पहले के चुनावों की तरह गहमा गहमी नहीं है। क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसकी शुरुआत भारत के इलेक्शन से मैं करूंगा। हमारा पहला चुनाव, देश का चुनाव संविधान लगने के बाद 1951 और 52 में हुआ और उस समय जो वोट प्रतिशत था पूरे देश में 45.7% था। 1952 से लेके आज 2024 में है। आज वोट प्रतिशत अगर देखा जाए ओवरऑल, अभी सेकंड फेज़ का जो चुनाव हुआ 60% के आसपास है, थोड़ा सा ज़्यादा। लेकिन उसमें सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि जो हमारा पूरा सेंट्रल इंडिया है, जिसको राजनीति का गढ़ बोला जाता है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इन जगहों पे वोट प्रतिशत में काफ़ी गिरावट आई हुई है। अगर डेटा देखा जाए तो बिहार में 53.03% है, मध्य प्रदेश में 54.83% है, महाराष्ट्र में 53.51% है, राजस्थान में 59.19% है, महाराष्ट्र में 52.74% है। इसको मैं एक तरीके से ये देखता हूँ कि सेंट्रल इंडिया का जो वोट प्रतिशत गिरा है उसके दूसरे रीजन हैं। लेकिन आप अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आप जाएंगे, छत्तीसगढ़ में भी वोटिंग परसेंट ज़्यादा है। आप अगर वेस्ट बंगाल में जाएंगे, वहाँ वोटिंग परसेंट ज़्यादा है, त्रिपुरा में ज़्यादा है। तो मिला जुला हुआ है। लेकिन सेंट्रल इंडिया जो मेन स्ट्रीम इंडिया माना जाता है, वहाँ वोट परसेंट गिरे हुए हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हैं और वो रीज़न हम बारी बारी से बात करेंगे। उसके रीज़न करंट गवर्नमेंट है, उसके भी रीज़न हैं कि उन्होंने क्या किया। उसके रीज़न अपोजिशन भी है। उसके रीज़न इस तरीके से है कि ईवीएम को लेके भी एक डिसइंचार्टमेंट है, जिस तरीके से लोगों को लगता था कि वोट तो हम देते हैं लेकिन जाता कहीं और है। तो मिक्स रीज़न बहुत सारे हैं। डिटेल में आपके इंटरव्यू में हम बात करेंगे कि क्या रीजंस हैं। लेकिन ओवरऑल अभी तक जो चल रहा है, 2 फेज़ का जो चुनाव हुआ है, ऑफ कोर्स उसमें कुछ क्षेत्रों में तो बढ़ चढ़ के लोगों ने वोट लिया, उसके अपने लोकल इश्यूज़ हैं। बट जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ बहुत ही ख़राब प्रदर्शन हुआ है। क्या लग रहा है आपको, भाजपा के जो नेतृत्व में बैठे हुए लोग हैं, उनके भी साथ साथ और खुद प्रधानमंत्री पहले चरण के चुनाव तक अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे थे, लेकिन दूसरे चरण के चुनाव के बाद वो नारे बंद हो गए हैं
और यह बात विपक्षी दलों ने भी कही है, उनके नेताओं ने भी कहा है। आपको क्या लगता है कि भाजपा को अब लगने लगा है कि वह चुनाव हार सकती है? देखिए, भाजपा की शुरुआत देखें तो 2013 के आसपास से ही बैकग्राउंड उनका बनना शुरू हुआ था और अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था उसके बैकग्राउंड में भाजपा के लोग बहुत एक्टिव थे और वहाँ से जो एक पॉलिटिक्स शुरू हुआ इन लोगों ने और उसमें करप्शन का बहुत बड़ा मुद्दा उठा के कांग्रेस पार्टी यूपीए जो सेकंड थी उसमें उनको पराजय मिली और उसके बाद 2014 में मतलब प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार आती है। तो वो दौर ऐसा था, एंटी इनकम्बेंसी का दौर था, करप्शन के खिलाफ का दौर था, एक गुस्सा था और उस गुस्सा को ट्रांसलेट कराया गया बीजेपी की तरफ से, इनफैक्ट मोदी जी की तरफ से, और इस देश के हर सेक्शन से लोग, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के उसमें वोट किया और एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। तो 2014 का एक जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, यूपीए 2 थी, उसके खिलाफ गुस्सा था। लेकिन 2019 तक आते आते चीज़ें थोड़ा सा बदलने इस सेंस में हुई। आप चुनाव को अगर ध्यान से देखिए तो 2014 का जो चुनाव था घरेलू मुद्दों पे हुआ था, जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस में बोलते हैं डोमेस्टिक इश्यूज़ पे सारे इलेक्शन हुए, चाहे करप्शन का मुद्दा रहा हो, प्राइस हाइक का मुद्दा रहा हो, पेट्रोल डीजल का दाम रहा हो। तो ये सारे मुद्दे आपके देश के अंदर के जो मुद्दे थे, आम जनता के मुद्दे थे, उसको मोदी जी ने उठाया और 15 लाख देने का है, 2 करोड़ नौकरियां देने का, सारे वादे जो किए गए उसमें जनता को एक होप दिखी, उम्मीद दिखी और उस होप के साथ उन्होंने मोदी जी को ट्रस्ट किया और वोट किया। लेकिन 2019 का अगर इलेक्शन देखिए, आप 14, 19 और 24 को थोड़ा अलग तरीके से मैं देखता हूँ। 19 का इलेक्शन देखिए तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे मुद्दा नहीं हुआ था। पूरा जो इलेक्शन था 2019 का वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे था। उस समय जो घटनाएं हो रही थी, पठानकोट हो गया था, सर्जिकल स्ट्राइक हो रही थी, उस समय अभिनंदन का पूरा एक जो मुद्दा चल रहा था, तो पूरा इंटरनेशनल माहौल बनाया गया था। और उस माहौल में आप देखिए मोदी ने डोमेस्टिक इश्यूज़ थोड़ा बहुत तो उठाए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो चीज़ें चल रही थी, टेररिज्म का सवाल हो, पाकिस्तान का सवाल हो, इन सारे मुद्दों को लेके एक जनता के बीच में गए, अपील किया। तो मैं कहूँगा कि 2014 का मुद्दा था, कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा था। 2019 का मुद्दा था, एक इमोशनल मुद्दा था जिसमें देश के पुलवामा भी हुआ था, तो एक देश का नेशनल सिक्योरिटी का मामला था, पाकिस्तान का ये सारा इश्यूज़ था। तो पूरा 2019 का जो इलेक्शन था वो एक तरीके से इंटरनेशनल इश्यूज़ पे था। तो गुस्सा देन इमोशन। अब 2024 का इलेक्शन है, 2024 का इलेक्शन फिर लौट के डोमेस्टिक इश्यूज़ पे आ गया। अभी अंतर्राष्ट्रीय दूसरे फेज़ तक हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे कोई बात हमारी भारतीय राजनीति में न तो पक्ष के द्वारा हो रही है न विपक्ष के द्वारा हो रही है। और 2024 का जो इलेक्शन है, आज जो सारे मुद्दे जो 2014 में मोदी जी उठाया करते थे, आज सारे मुद्दे उन्हीं के खिलाफ विपक्ष उठाना शुरू कर दिया है। चाहे नौकरियों का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोज़गारी का मुद्दा हो, करप्शन का मुद्दा हो, इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद, तो वो पूरा ऐसा लगता है कि हम 2014 के फेज़ में चले गए हैं। तो ये 10 साल 1 डिकेड का जो मामला था, कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के बजाय फिर हम 2014 में चले गए और वो सारी चीज़ें जनता देख रही है, युवा देख रहे हैं। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन युवाओं के बीच में है, किसानों के बीच में है, बेरोज़गारों के बीच में है। इनफैक्ट जो महंगाई बढ़ी है, भारत का जो मिडिल क्लास है उसके बीच में है, तो उसमें वो चीज़ें डिसइंचार्टमेंट में गया है। मोदी जी को लेके जो उनका ट्रस्ट था वो टूटा हुआ है। तो उसमें एक रीज़न हो सकता है कि जिसमें टर्न आउट जो है वो कम देखने को मिल रहा है। आपने साफ साफ कहा कि 2014 का जो चुनाव हुआ देश के मुद्दों पर हुआ, 2019 का चुनाव आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हुआ, 2024 का चुनाव वापस घूम के देश के मुद्दों पर आ गया है। क्या आपको लगता है कि जिन देश के मुद्दों को उठाकर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए, क्या 2024 में फिर से देश के मुद्दों पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे या पीएम से हटेंगे? आगे क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता। देखिए 2014 की मोदी जी की शुरुआत अगर देखिए 2014 और 19, तो अभी आईपीएल चल रहा है, मुझसे थोड़ा सा उसको कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आईपीएल का जो मैच है, आईपीएल को अगर आप वनडे से करिए या टेस्ट मैच से करिए, तो आईपीएल का जो मैच है वो लगातार ताबड़तोड़ वाला मैच है।
ठीक है कि एक तरफ से ताबड़तोड़ बैटिंग हो रही है, रन बनाए जा रहे हैं, और उसमें क्या है कि कुछ खिलाड़ी हैं जिनको ख़रीदा गया है और वो खेल रहे हैं और सब मिक्स टीम है, तो उसमें एक बहुत टेंस माहौल होता है, कम समय का चीज़ें हैं, तो उसमें ताबड़तोड़ आप बैटिंग करिए, बड़े बड़े सिक्सर मारिए, बाउंड्री के बाहर गेंदों को फेंकिए, और उसमें नहीं वो एक्साइटमेंट बना रहता है। लेकिन होता क्या है कि आईपीएल के जो सवाल हैं, आईपीएल का जो क्रिकेट है, उससे देश को कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप वनडे खेलते हैं तो उसमें लगता है कि भारतीय क्रिकेट टीम जीती, आप टेस्ट खेलते हैं तो भारत की क्रिकेट टीम ने ये मुकाम हासिल किया, ये जीता। देश का कोई भला आईपीएल में नहीं होता है, कुछ खिलाड़ियों का भला होता है। उसी तरीके से देश के चुनाव को अगर आप देखिए तो मोदी जी की जो पहली पारी थी और दूसरी पारी थी वो एक आईपीएल की तरह थी। उन्होंने लंबे लंबे, बहुत बड़ा व्यंग आपने। हाँ, लंबे लंबे उन्होंने चौके और छक्के मारे, बाउंड्री लाइन के बाहर चीज़ें फेंक दी, और वो इतना ज़्यादा उम्मीद जनता के बीच में कर गए। और आईपीएल की तरह क्या हुआ कि मैच ख़त्म हुआ, खिलाड़ियों का, सट्टेबाजों का अपना अपना पैसा मिल गया, सट्टेबाज अपनी जगह चले गए, ऑर्गेनाइज़र अपनी जगह चले गए, नुकसान देश का हो गया। जो लोग वहाँ अपना टाइम लगा रहे थे, नुकसान स्टूडेंट का हो गया। 10 साल में जो छात्र तैयारी कर रहे थे 2014 में, उनकी उम्र सोचिए 18 साल की अगर रही होगी, आज 2024 में उनकी उम्र 28 साल की हो गई है। बहुत सारे भारत में सरकारी नौकरियों के जो फॉर्म होते हैं, उनकी ओवर एज हमारे स्टूडेंट हो गए हैं, तो वो आईपीएल की तरह ठगे ठगाए बच्चे वो हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उम्मीद किए थे कि इस देश का भला होगा, लेकिन हुआ क्या कि इस देश का लोकतंत्र पे ख़तरा आ गया। बहुत सारी हमारी एजेंसियां हैं, उनको इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पे ख़तरा आ गया। जुडिशरी और जजेस बाहर आ रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। तो एक तरीके से ओवरऑल देखा जाए तो 2014 के बाद जो चीज़ें हुई हैं उसमें डेमोक्रेसी का भयंकर नुकसान हुआ है, और वो नुकसान मोदी जी के लिए मुझे लगता है अच्छी बात है नहीं। और ये जो कम टर्न आउट है, ये कम टर्न आउट भी एक तरीके से इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यूपी बिहार में अगर कम टर्न आउट हो रहा है, मध्य प्रदेश में कम टर्न आउट हो रहा है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी हो सकता है कि यूपी बिहार से सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स जो अपने राज्य से बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, हम लोग बचपन से देखे हैं कि वो लोग चुनाव के टाइम पर वापस आते थे और वोट करते थे अपनी पसंदीदा पार्टी को। 2014 में युवा वापस आए, सूरत से लोग आए, गुजरात का मॉडल का जो बखान किया गया था, उन्होंने वोट किया मोदी जी के फेवर में। 2024 में ऐसा नहीं हो रहा है। अगर वो यूथ 2014 और 19 में मोदी जी को 2000 नौकरियां, करोड़ नौकरियां देने के अच्छे दिन के नाम पे जो वोट किए थे, अगर वो यूथ अगर वोट नहीं कर रहा है तो ये एक अच्छा साइन नहीं है करंट गवर्नमेंट के लिए। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर यूथ वोट नहीं कर रहा है, युवा वोट नहीं कर रहा है, आप कह रहे हैं कि माइग्रेंट जो गुजरात से चले आते थे, जिन्होंने गुजरात मॉडल का उत्तर भारत में घूम घूम कर ढिंढोरा पीटा, जबकि वो कोई मैगजीन, अखबार, डेटा नहीं पढ़ते, मजदूर भावों पे जाते हैं कि बड़े बड़े नेताओं की घोषणाएं क्या हैं, किसकी प्रचार सबसे ज़्यादा चल रहा है, उससे आकर्षित होते हैं। उन्हें लगता है जो जीत रहा है उसी नाव पर, जीतने वाले नाव पर बैठ जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि जब इतनी नाराज़गी है जनता में आपके हिसाब से, तो विपक्षी पार्टियों की स्थिति भी कमोबेश बहुत अच्छा नहीं लग रही? क्योंकि अगर विपक्षी पार्टी भी चुनाव में, देखिए, बूथ तक ले जाना भी राजनीति में एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। किसी नेता को देखकर अगर जनता को बूथ में जाकर वोट देने का मन करे, यह भी एक जीत होती है, यह भी एक राजनीतिक पकड़ की बात होती है। नरेंद्र मोदी ने 2014 में ये दिखाया, जो आपने खुद अभी कबूल किया है। 2024 में अगर वही उन्हीं लोगों को, मोदी को हराना है या उनसे नाराज़गी है, तो और बड़ी संख्या में बूथ पर जाते और विपक्षी दलों को, इंडिया गठबंधन या किसी को भी जो भाजपा को हरा सकता है उसको वोट करते। लेकिन टर्न आउट कम है, तो कम है तो ये तो सबके लिए खतरे की बात है। पक्ष के लिए भी खतरे की बात है, विपक्ष के लिए भी खतरे की बात है, और लोकतंत्र के लिए भी खतरे की बात है कि आपने कहा 1952 में 45% वोट था, आज हम सिर्फ 60% पर पहुँच पा रहे हैं। इतने लंबे समय में मात्र 15% का वोट में इजाफा हुआ, वोट प्रतिशत में। क्या लगता है आप?
देखिए, अभी जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ था 2-3 महीने पहले, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान का जो इलेक्शन, तेलंगाना का इलेक्शन हुआ था, तो उसमें एक उम्मीद की जा रही थी कि जो एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ, उसमें जनता वोट करेगी। जो पिछला चुनाव हुआ है विधानसभाओं के चुनाव, उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में, राजस्थान में जो चुनाव हुआ, तो उसमें उम्मीद थी कि ये बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनेगा। और विपक्ष ने वादे किए थे। इनफैक्ट सबसे बड़ा वादा जो था पुरानी पेंशन बहाली का वादा था। कांग्रेस और राहुल गांधी बहुत तेज़ी से उस चीज़ों को उठा रहे थे, लेकिन जो इलेक्शन आया उसमें लोगों ने देखा कि तेलंगाना को अगर छोड़ दिया जाए तो बीजेपी हर जगह सत्ता में आ गई। तो एक सत्ता में आने के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस बढ़ा, और उसके बाद मोदी जी ने बाकायदा सिर्फ मीडिया के सामने बाहर ही नहीं, मतलब संसद के अंदर भी बोल दिया है कि उन्हें आशीर्वाद मिल गया है, वो तीसरी टर्म के लिए आ रहे हैं। तो एक निराशा तो थी, लेकिन चुनाव होने के 15-20 दिन पहले इनफैक्ट इस देश में एक मोमेंटम बनना शुरू हुआ है, जो बहुत लेट हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड का, जब सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दा उठाया। और उसके बाद देखा गया कि किस तरीके से करप्शन का जो बहुत बड़ा सवाल बीजेपी और मोदी जी उठाया करते थे कि कांग्रेस करप्ट हो चुकी है, लेकिन उसमें देखा गया कि सारा पैसा बीजेपी में और ऐसे नेताओं को गया जो बाद में बीजेपी ज्वाइन कर लिए। वहाँ से मोमेंटम बनना शुरू हो गया, और ये लेट हुआ, मैं तो कहूँगा ये लेट हुआ। फिर उसके बाद कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र लाया, इनफैक्ट वो घोषणा पत्र एक तरीके से देखा जाए तो सामाजिक न्याय का घोषणा पत्र मैं कहता हूँ उसको। उसमें जो मुद्दे आए, और इनफैक्ट बीजेपी ने उसको पॉपुलराइज़ किया, मोदी जी ने पॉपुलराइज़ कर दिया कि ये घोषणा पत्र मुसलमानों के बारे में ज़्यादा कहता है, ठीक है, मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। और फिर लोगों ने जब पढ़ना लिखना शुरू किया, घोषणा पत्र के बारे में टिप्पणियाँ होना शुरू किया, और धीरे धीरे मोमेंटम बढ़ना शुरू हो गया। तो ये लेट है, मैं तो कहूँगा ये लेट है, विपक्ष ने भी लेट किया। इनफैक्ट एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी, कि जब उसको मैं पढ़ रहा था, उनके सारे मुद्दे जो बहुत अच्छे मुद्दे हैं, दलितों के लिए, कास्ट सेंसस के लिए, महिलाओं के लिए, 50% रिजर्वेशन के लिए, वर्कर्स के लिए, लेकिन उसमें जो बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर है वो है कि ओल्ड पेंशन जो ओपीएस गायब हो गई। वो बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि अभी 2-3 महीना पहले ही जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उसमें बहुत तेज़ी से प्रचार किया जा रहा था, और लोग जो पुराने लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उससे जुड़ रहे थे। लेकिन ये कहाँ से कांग्रेस के बीच में ये सारी चीज़ें आ गई, वो बहुत सरप्राइजिंग है। तो विपक्ष की तरफ से जो एक उम्मीद हमारा वोटर कर रहा था, तो उम्मीद पे उस तरीके से लोग खड़े नहीं उतरे। एक गुस्सा है, अगर गुस्सा को आप चैनलाइज नहीं करिएगा तो वोटर्स जो अपने रोजी रोटी में बाहर गया हुआ है, वो अपना पैसा लगा के क्यों आएगा आपको वोट करने? तो ये मामला तो है। अभी हो सकता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा बार बार कांग्रेस ने उठाया, बड़े जोर शोर से उठाया, लेकिन बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में, राजस्थान जैसे राज्यों में कांग्रेस को कोई बहुत बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। तो कहीं कांग्रेस को ऐसा तो नहीं लग रहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम असल में मुद्दा ही इतना बड़ा मुद्दा नहीं जो उन्हें चुनाव जितवा सके? तो हो सकता है इस वजह से उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में तैयारी कर रखी हो, लेकिन उसको वे घोषणा पत्र में बहुत प्रमुखता से नहीं जाहिर कर पा रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए, होने को हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी जी का मैं महाराष्ट्र के एक भाषण सुन रहा था, जिसमें सोशल जस्टिस के ऊपर उनको इनवाइट किया गया था, और उस पर बोल रहे थे। उन्होंने बहुत कन्विक्शन और पैशन के साथ एक बात बोली कि जो सामाजिक न्याय का मुद्दा है, जो कास्ट सेंसस का मुद्दा है, वो कोई पॉलिटिकल मुद्दा मेरे लिए नहीं है, वो मेरे लाइफ का मिशन बन चुका है, और इसको मैं आगे तक ले जा कर रहूँगा। राहुल गांधी आज ये बोल रहे हैं। हो सकता है कि इस चुनाव में उनको इतनी सफलता ना मिले, और 2029 तक ये भी मुद्दा गायब हो जाए। सवाल ये है कि आप 2014 में कुछ और सवाल उठा रहे थे, 2019 में आप जीएसटी का सवाल उठा रहे थे, आप चौकीदार चोर का सवाल उठा रहे थे, अभी सोशल जस्टिस के मुद्दे पे आप आ चुके हैं। तो कंसिस्टेंसी जो नहीं है कांग्रेस और राहुल गांधी की भाषणों में या उनकी आइडियोलॉजीज़ में, वो बहुत हद तक कभी कभी आपके फेवर में चीज़ें नहीं जाएंगी। आपको अपनी राजनीति में एक कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी।
आप बीजेपी में देखिए, उनके जो घोषणा पत्र हुए करते थे जनसंघ के टाइम से लेकर राम मंदिर का जो सवाल था, 370 का जो सवाल था, यूसीसी का जो सवाल था, जो हिंदुत्व का सवाल है, उसमें लगातार कंसिस्टेंसी रही है। हालांकि देश में और जो सवाल है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, उनमें भी रोज़गार का मामला हो, करप्शन का मामला हो, लेकिन कुछ जो कोर उनका मुद्दा है उसको लेकर वो आगे बढ़े और उसको क्लिंच भी किया। तो अगर इस तरीके से आप स्विच करते रहेंगे कि आप 2014 के चुनाव में कुछ बातें करेंगे, 19 में कुछ करेंगे, फिर विधानसभा का चुनाव आएगा उसमें ओल्ड पेंशन लाएंगे, 24 में आप उस पे बात नहीं करेंगे, तो जनता इस देश का हर मुंह को समझने की कोशिश कर रहा है, वो जान रहा है। अगर रजनी कोठारी के शब्दों में कहूँ, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिनको हम पढ़ते हैं, तो उन्होंने बोला कि इस डेमोक्रेसी ने और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ने भारत में दो चीज़ें की है। एक उन्होंने किया है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट और सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट से ये हुआ कि जो भारत के बहुत निचले तबके के लोग थे, पिछले 70 सालों में उन जातियों का भी पॉलिटिसाइजेशन हो गया। वो जातियां भी अपने मुद्दे उठाना शुरू कर दिए हैं। अति पिछड़ा का सवाल, आपके बिहार में अति पिछड़ा का सवाल था, लेकिन 2024 में वो सवाल पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश और देश में पूरी तरीके से गूंज रहा है। तो कुछ सवाल जो जातियां थी जिनको कोई पूछता ही नहीं था, डोमिनेंट कास्ट हुआ करती थी, जैसे कांग्रेस का हुआ करता था, उसमें लगभग 3 समूह थे जो उसका कोर वोटर हुआ करते थे, ब्राह्मण, दलित और माइनॉरिटीज़। ठीक है, ओबीसी एक तरीके से गायब हुआ करता था। मोदी जी ने ओबीसी अपने आप को प्रेजेंट किया और फिर ओबीसी का वोट एक तरीके से उनको मिला। फिर उसके बाद 90 से जिस तरीके से माननीय कांशीराम ने राजनीति की, दलित बहुजन को कंसेप्ट लेके आए, पॉलिटिसाइज़ किया, तो उन्होंने अपने मुद्दे उठाए और उत्तर प्रदेश से कांग्रेस गायब हो गई। सो ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट बहुत तेज़ी से हुआ। ये अच्छी बात है कि लोग अपने इश्यूज़ उठाने लगे हैं। अगर उनके इश्यूज़ पे आप स्विच करते रहेंगे, उनके इश्यूज़ को आप सीरियसली नहीं लेंगे, तो नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। आप चाहे बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो या रीजनल पार्टियों में हो। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कही, आपने भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात कही, आपने कही कि 2014 में बहुत तेज़ी से पूरी ताकत के साथ भाजपा अन्ना हजारे के पीछे एक भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने रखकर कांग्रेस पार्टी को, जो कहीं से नहीं किसी को यकीन हो रहा था, इतना बड़ा यूपीए 2 अलायंस जिसमें भारत की सभी प्रमुख पार्टियां जो आज विपक्ष में सभी हिस्सा थे, हरा देंगी। आपको लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड आम आदमी के लिए सच में मुद्दा है? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड एक सिर्फ स्कैम नहीं है, एक घोटाला नहीं है, ये इमोशन से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। जैसे कि बीजेपी का जो सवाल हुआ करता था, गाय को लेके, गौ माता का सवाल, जो इमोशनल और रिलीजियस उनका सवाल हुआ करते थे कि हम गोकशी नहीं होने देंगे। पूरे देश में जिस तरीके से गोकशी पे राजनीति की गई, उत्तर प्रदेश में तो बाकायदा योगी आदित्यनाथ गाय को चारा खिलाते हुए और गौशाला का पूरा एक स्कीम लेके आए। लेकिन आप देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो बीफ कंपनियां हैं, प्रोडक्शन करती हैं, बेचती हैं, उनसे 250 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी गवर्नमेंट को गया है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये करप्शन सिर्फ इकोनॉमिक या फाइनेंशियल रूप में देखने की ज़रूरत नहीं है। करप्शन जो होता है वो आपके रिलीजन से भी जुड़ा हुआ है, आपके इमोशंस से ये करप्शन जुड़ा हुआ है। और ये करप्शन इंस्टीट्यूशनल जो हमारा बैकअप, हमारे इंस्टीट्यूशंस था, उनको भी वीकन करने की कोशिश की गई है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे कंपनी के मालिक थे जो चंदा नहीं दे रहे थे, उनको ईडी भेजकर या दूसरे हमारी जो एजेंसियां हैं भेजकर प्रेशराइज़ किया गया, उसके बाद उनको चंदा मिला। ये पूरा डिटेल एसबीआई ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको डायरेक्ट किया। तो ये इस तरीके से हमारा डेमोक्रेसी भी स्टेक पे है। हमारा जो इमोशन और रिलीजन को लेके जो बीजेपी राजनीति करी है उस पर पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। और करप्शन आप अगर 2014 को करप्शन देखिए तो उस समय का करप्शन और पैसे का अगर लेन देन देखिए तो ये पैसे के मामले में भी बहुत आगे चला गया है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है ये बहुत आगे तक चला गया है। और इलेक्टोरल बॉन्ड उन कंपनियों को दिया जा रहा है जिनके साथ बार्गेनिंग की जा रही है। कंपनियां पैसे आपको इसलिए नहीं दे रही हैं कि आप पे बहुत विश्वास करती हैं, वो आपके साथ बार्गेन कर रही हैं कि हम आपको इतना पैसा देंगे तो जो माइनिंग है, जो नेचुरल रिसोर्सेज पे जिसको खुदाई करना है, उसका कॉन्ट्रैक्ट लेना है, संविदा पे उसको उठाना है, उसको हमें मिलना चाहिए। और बाकायदा भारत सरकार ने ऐसी कंपनियों को हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए ठेका दिया गया।
तो ये भारत के रिसोर्सेज को भी लूटने का सवाल है, ये देश के इंस्टीट्यूशन को वीकन करने का भी इलेक्टोरल बॉन्ड एक बड़ा मुद्दा हुआ है। ये रिलीजन का भी अगर देखा जाए, पॉलिटिक्स को लेके जो हुआ है, ये रिलीजन से भी जुड़ा हुआ सवाल है। तो मैं तो कहूँगा 2014 में तो इस तरीके का कोई सवाल था ही नहीं। पैसा का 2G स्पेक्ट्रम का जो मामला था, पैसे का हेर फेर का मामला था, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा आगे चला गया एक इशू है इलेक्टोरल बॉन्ड को। इसलिए भारत की जनता मुझे लगता समझती है, ऐसा नहीं है कि कुछ टर्म्स हैं जिसको वो समझती है, उसको समझने में मुश्किल हो सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड, लेकिन उसके पीछे की राजनीति को भारत की जनता समझ रही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि भारत की जनता समझ रही है। हिंदी पट्टी जो भारत की आबादी का सबसे बड़ी जनसंख्या उत्तर भारत में रहती है। बिहार में 15-16 करोड़ की आबादी है, 13 करोड़ की आबादी तो है ही। आप उत्तर प्रदेश से हैं, आपके उत्तर प्रदेश में 25-26 करोड़ की आबादी है। ऐसी बड़ी बड़ी आबादी वाले राज्य हैं, लेकिन कहीं से भी ये आप अगर देखेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हिंदी अखबारों में, पत्रिकाओं में कहीं से भी चाय के स्टॉल पे, पान की दुकानों पे चर्चा का विषय नहीं है। तो इसलिए भाजपा को डरने की तो कोई बात ही नहीं है। देखिए, हिंदी आपको अखबार, सही में लगता है कि हिंदी पट्टी के लोग इतने गंभीर मुद्दों को समझते हैं? देखिए, समझने के लिए उस तरीके का एक फोर्स चाहिए, इंस्टीट्यूशंस चाहिए, और उस तरीके का एक इंटेलेक्चुअल राइटिंग स्पेस करने के लिए होना चाहिए। आप हिंदी पट्टी के अखबारों की बात कर रहे हैं, आप दैनिक जागरण, अमर उजाला हमारे घरों में आता है, हम लोग पढ़ते हैं, तो वो तो संस्कारी न्यूज़पेपर है, पूजा हवन ये सब चीज़ें कराता है, उसमें बीजेपी का प्रचार होता है, तो उसमें कोई कंटेशियस इशू है नहीं। जो करंट गवर्नमेंट है उसको लेके कोई आलोचनात्मक जो लेख होना चाहिए वो है नहीं। तो वो आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, वो एक छोटा सा सवाल भी नहीं उठा पा रहे हैं। तो वो पूरा एक तरीके से आप करिए कि वो, मैं सिर्फ पत्रकारिता के नज़रिए से इसको मत देखिए। देखिए, हिंदी पट्टी का जो ओनरशिप है, इन न्यूज़पेपर एजेंसियों का ओनरशिप हमारे समाज में सवर्णों के हाथ में है, और सवर्ण बीजेपी को लाने में दिन रात एक कर दिया है। तो सवर्ण जब उनको लगता है कि हमारी पार्टी सत्ता में आए, जिसको ट्रेडिशनल बीजेपी को कहा जाता था ना, ब्राह्मण बनिया पार्टी इसके बारे में कहा जाता था, तो 2014 के बाद पूरी सवर्ण लॉबी, हिंदी पट्टी क्या, आप देखिए जो इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं या दिल्ली का जो मीडिया है, जिस तरीके से ये लोग दिन रात एक ही पार्टी का गुणगान करते रहते हैं, अपोजिशन को अटैक करते रहते हैं, तो पत्रकारिता नाम की कोई चीज़ तो है नहीं। एक तरीके से एक सवर्ण लॉबी है जो पत्रकारिता का मुखौटा लगा के वो एक प्रचार ही कर रही है एक तरीके से। तो पत्रकारिता पता नहीं किस ज़माने में, ग्लोरियस टाइम में, हिस्ट्री में, उसको नॉस्टैल्जिया में हम चले जाएं, बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं तो नहीं मानता कि इस देश में पत्रकारिता कभी निष्पक्ष होती है। जो उसका मालिक होता है, मालिक हम जानते हैं, जो राहुल गांधी बार बार सवाल उठा रहे हैं कि मीडिया में एक भी दलित, OBC, माइनॉरिटी के लोग या ट्राइबल लोग नहीं हैं, एक भी एडिटर, चीफ एडिटर मीडिया हाउसेस का नहीं है, जुडिशरी में एक भी ट्राइबल या OBC का चीफ जस्टिस दलित नहीं है। तो जब आप सत्ता में बैठे हुए लोग, जहाँ से डिसीजन लिया जाता है, वहाँ आप नहीं हैं, जहाँ कलम से भाग्य तय किया जा रहा है, वहाँ जब आप लोग नहीं हैं, तो आपकी बात उठाने वाला दूसरा आपकी बात उठा ही नहीं सकता है। तो वो जो लोग हैं, वो लोग उनकी बात उठा रहे हैं। अगर आपको अपनी बात उठाना है तो आप अपने मीडिया हाउसेस खोलिए। तब तो आप तो सरकार की ही बात को पुष्ट कर रहे हैं कि सरकार जिस प्रकार से कहती है कि 80 करोड़ जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 किलो राशन और मुफ्त का राशन दे रहे हैं पिछले 10 साल से, यह राशन 5 किलो का 10 किलो बढ़ जाएगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगेगा कि वे चुनाव हार रहे हैं, आम जनमानस में उनके खिलाफ हवा है, तो वो 5 किलो राशन को 10 किलो राशन में बदल देंगे, लेकिन चुनाव में बने रहेंगे, भाजपा की जीत होती रहेगी। तो ऐसे में क्या कारण है कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, यहाँ तक कि आपकी भी राय है कि भाजपा कमज़ोर दिख रही है? कैसे कमज़ोर दिख रही है? भाजपा कमज़ोर दिख रही है अगर कुछ सीटों का हम एनालिसिस करें, जैसे कि मथुरा सीट आपको पता है कि भाजपा की प्रत्याशी हेमा मालिनी हैं, ठीक है। मेरठ सीट जो रामायण में रामचंद्र का रोल किए थे अरुण गोविल हैं, अगर उनका परसेंटेज हम देखा जाए, मथुरा का परसेंटेज देखिए, 2 बार से वो MP हैं, वहाँ जो वोटिंग परसेंट है 46.96, 50 भी नहीं है, 50 भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 1952 का इलेक्शन
45.7% था। अभी 2024 में मथुरा में जो वोटिंग हो रही है 46.97 यानी 47% है। आप अरुण गोविल का आप देखिए वोट कल 5 बजे तक जो आया है, जो हमें सूचना मिली है, 55.49% लोगों ने वोट किया है। ये लोग कौन है? बीजेपी के लोग हैं। अगर बीजेपी इतना ही सत्ता में है, इतनी ही अच्छी तरीके से काम कर रही है, 3 लोगों को वोट क्यों नहीं मिल रहा? ये तो सेलिब्रिटीज़ हैं, ठीक है। देश की जनता इमोशनली, रिलीजियसली इनको देखती है। एक फिल्म इंडस्ट्री से हैं, एक रिलीजियस वहाँ से रामायण से निकले हुए हैं, साक्षात राम उतर गए साक्षात भाजपा को राम चुनाव जिताने के लिए, लेकिन वोट नहीं करने जा रहे हैं। तो ये आप कुछ कंस्टिट्यूंसीज़ को आप देखिए, और उससे मुझे जो लगता है कि एक गुस्सा है बीजेपी के ख़िलाफ़, बीजेपी के ख़िलाफ़ गुस्सा है। अगर वोटर जो यूथ था वोट नहीं देने जा रहा है, तो इसका सिंपल मतलब ये नहीं है कि वो वोट गुस्से वाला अगर वोट विपक्ष को दे देता तो ये हार जाते। आप जो वोटर था, बीजेपी का वोटर था, वो वोटर वहाँ टर्न आउट नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट बीजेपी का नुकसान है। इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि यूथ जो था, जो वोटर था, सबसे ज़्यादा बीजेपी को वोट किया। एक क्रॉस कास्ट लाइन में आपको बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से लोगों ने भाजपा को वोट किया। एक क्रॉस कास्ट लाइन लोगों ने 2014 में 15-15 लाख के नाम पे नौकरियों के 2 करोड़ नौकरियों के नाम पे वोट किया था, और परसेंटेज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा था। लेकिन इस बार परसेंटेज गिरा हुआ है, और लोगों में गुस्सा भी है, डिसइंचार्टमेंट भी है। और मुझे लगता है कि एक दूसरे तरीके से भी आप इसको देखिए, हर चीज़ का एक सैचुरेशन पॉइंट भी होता है। मैं तो इस तरीके से भी देख रहा हूँ। आप जैसे कि एक कोई बॉल उठाइए और उसको मारिए, फेंकिए ऊपर तक, एक लेवल तक फोर्स जहाँ होगा ऊपर तक जाएगी, फिर उसके बाद वो नीचे धीरे धीरे उसका गिरना है। आप 2019 का इलेक्शन देखिए या 2014 का इलेक्शन देखिए, आपको सीट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 80 सीटें हैं, ठीक है। 2014 में 72 सीटें, 73 सीटें थी। 2019 में 62 सीटें थी। आप 2019 का अगर डेटा सिर्फ 2019 का देखिए, राजस्थान में 25 सीटें हैं, 25 सीटें पूरा बीजेपी को मिली। हरियाणा में 10 सीटें हैं, हरियाणा में 10 सीटें बीजेपी को मिली। दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 सीटें बीजेपी को मिली। बिहार में आपके 40 सीटें हैं, 40 में 39 सीटें बीजेपी को मिली। तो ये सैचुरेशन पॉइंट है, यानी कि 25 सीटें अगर राजस्थान में है तो 25 से 26 बना नहीं सकते हैं आप, उसके नीचे ही आना है। तो नुकसान अगर जो भी गुस्सा होगा, 25 से 24 हुआ तो 1 सीट कम होना ही है, वो बीजेपी का कम होगा, विपक्ष को फ़ायदा होना ही है। दिल्ली में 7 सीटें अगर बीजेपी को है तो डेंट लगना ही है। हरियाणा में 10 सीटें हैं, तो उससे ज़्यादा सीटें ला नहीं सकते, मेंटेन कर नहीं सकते, क्योंकि वोटर टर्न आउट हो नहीं रहा है। जो एक्सपेक्टेशन के साथ 10 साल, 1 डिकेड बहुत लंबा समय होता है, और 1 डिकेड के बाद राजस्थान का जैसे पैटर्न है, अगर विधानसभा का देखिए तो 5 साल बीजेपी, फिर 5 साल कांग्रेस, या तो पूरा 10 साल अगर दे दिया है जनता ने, यूथ ने दे दिया है, तो उसके अंदर अब बदलाव का, चेंज का एक साइलेंट अंडर करंट है। अभी दो फेज़ का चुनाव हम लोग देखे हैं। मुझे लगता है कि तीसरे चौथे फेज़ में आपको और क्लियरली चीज़ें देखने को मिलेगी, और 4-5 फेज़ तक और चीज़ें क्लियर होंगी। एक मोमेंटम मुझे लगता है धीरे धीरे बनना शुरू हुआ है, और देश की जनता इस चीज़ को देख रही है। आज का आखिरी सवाल, मुझे लगता है कि आप उत्तर प्रदेश से हैं। भारत की राजनीति में उत्तर प्रदेश के मुद्दों को दरकिनार करके भारत की कोई पार्टी केंद्र में तो कम से कम नहीं आ सकती है, और उस उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बना है। राम मंदिर के मुद्दे पे बात किए बगैर भाजपा की बात नहीं हो सकती है, न भाजपा के विपक्षी दलों की। राम मंदिर बनाने के बाद भी क्या भाजपा को और नरेंद्र मोदी को फ़ायदा नहीं होने जा रहा है, चुनावी फ़ायदा नहीं होने जा रहा है? वो तो हर जगह राम मंदिर का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि 500 साल बाद राम को लाने वाले हैं नरेंद्र मोदी। इसका सीधा फ़ायदा उन्हें नरेंद्र मोदी को मिलेगा या नहीं? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक इमोशनल और रिलीजियस मुद्दा होता है, वो सतत मुद्दा होता है। कोई भी सरकार आएगी, कोई भी निज़ाम रहेगा, जो समाज होता है उसके अनुसार वो चीज़ों को देखता है। राम मंदिर आज का मुद्दा नहीं है। राम मंदिर 1990 में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उसके बाद पॉलिटिक्स में आया, तो ये मुद्दा था, बीजेपी ने उसको क्लिंच किया। लेकिन
70 सालों के बाद जब बीजेपी को मौका मिला, जैसे बीजेपी बोलती है 70 साल ऐसा है नहीं, 55 साल ही कांग्रेस रूल में थी, उसके बाद मटेरियल कंडीशन में लोगों के चेंज होना बहुत ज़रूरी है। कोविड के बाद जिस तरीके से आर्थिक स्थितियां लोगों की गड़बड़ हुई हैं, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों को घर में डेथ हुई है और सरकारियां नौकरियां ओपनिंग हो नहीं रही है, तो ये एक तरीके से लोग कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं। छात्रों का, युवाओं का एज ख़त्म होती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती अभी हुई है, उसमें 15 लाख से ज़्यादा छात्रों ने, जो मैं बोल रहा हूँ पीएचडी तक छात्र जो कर चुका है, उसने फॉर्म भरा, उसकी एज बढ़ाई गई क्योंकि 21 साल तक एज होती है और 2018-19 के बाद कोई भर्ती निकाली नहीं गई थी, तो वो ओवर एज हो गए। बाकायदा सोशल मीडिया में लोगों ने किया और उसकी एज बढ़ाई गई। उसका एग्ज़ाम हुआ, पेपर लीक आउट हो गया, ठीक है। आरओ का पेपर लीक आउट हो गया। लेखपाल की वैकेंसी आई हुई थी, अभी कोर्ट में फंसी हुई है। तो जो देश का हमारा युवा है, अब भी चुनाव चल रहा है, या जब पेपर लीक आउट हो गए, वो इलाहाबाद, पटना छोड़ के अपने घरों में चला गया है। 3 महीने का उसके पास पैसे नहीं हैं कि वहाँ का रूम रेंट किराया दे। वो 10 साल से तैयारी कर रहा है, कितना पढ़ेगा। मेरे कज़िन हैं, मेरे दोस्तों के भाई लोग हैं इलाहाबाद में, जब मैं जाता हूँ उनसे बात करता हूँ, बोले हमें एक पुलिस की तैयारी करने के लिए 10 साल टाइम नहीं चाहिए, हम 6 महीने अच्छी तरीके से तैयारी करते तो हमारा हो जाता। लेखपाल आरओ के लिए 1 साल तैयारी करेंगे तो हम हो जाएगा। हमें 10-10 साल वेट किया जा रहा है, उसके बाद हमें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो जब नौकरियां नहीं मिले, घर चलाने के लिए इमोशन से घर नहीं चलते हैं। आपको पैसे चाहिए, आपने पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, आपने गैस कनेक्शन दिया, लेकिन जो सिलेंडर है वो घर पे रखा हुआ है क्योंकि 1100-1200 रुपए में वो बिक रहा है। तो महंगाई इतनी तेज़ हो गई। अपने बच्चों को पढ़ाएं, इलाज कराएं, नौकरियां हैं नहीं, तो राम मंदिर को लेके क्या करेंगे इस देश का युवा, या इस देश का गरीब, या इस देश का किसान। तो राम मंदिर एक रिलीजियस मुद्दा हो सकता है, एक पर्सनल मुद्दा है, मुझे लगता है पॉलिटिकल मुद्दा उसको बना दिया गया। एक पर्सनल है, जो लोग उसको मानते हैं अपने घर में राम को पूजा करें, अपने घरों में लोग हैं, आस्था रखते हैं, लेकिन उसको पॉलिटिक्स में लेके लोगों के अगर जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, समाज में कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हो रहा है, महिलाओं के जीवन में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो वो फिर मुसीबत बन जाएगी रूलिंग पार्टी जो भी हो। तो मुझे लगता है कि राम मंदिर का उतना बड़ा मुद्दा होने वाला नहीं है। रोज़गारी का, महंगाई का मुद्दा अभी पीक पे है और उस पे जनता अडिग है और उसको रोज़गार चाहिए, उसको महंगाई से निजात चाहिए। छोटा सा सवाल, बहुत ब्रीफ में, टू द पॉइंट जवाब चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए। आपको लगता है भाजपा चुनाव हारने जा रही है? जब मानवर कांसीराम राजनीति करते थे तो वो बोलते थे, क्योंकि इस देश में एक माहौल है कि मजबूत सरकारें नहीं होगी, डबल इंजन की सरकारें नहीं होंगी, देश का विकास नहीं होगा, इसलिए दोनों जगह हमें मजबूत सरकार चाहिए। मानवर कांसीराम ने एनालिसिस किया और उन्होंने बोला कि इस देश के गरीबों का, पिछड़ों का, मेजॉरिटी सेक्शन का विकास उस समय सबसे तेज़ हुआ। इस देश में SC/ST कानून, इस समय RTI, इस देश में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, इस देश में प्रीवी पर्स को ख़त्म करना उस समय हुआ जब कोalition की गवर्नमेंट थी, जब सिंगल पार्टी की सरकार नहीं थी। बड़े बड़े रिवोल्यूशनरी स्टेप इस देश में लिए गए। मानवर कांसीराम बोलते थे कि देश में मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार चाहिए, ताकि बहुजनों का और मार्जिनाइज सेक्शन का विकास हो। मुझे जो अभी तक का दिख रहा है कि बीजेपी फुल मेजॉरिटी से सरकार बनाने नहीं जा रही है। अगर विपक्ष और इस देश का जनता और आवाम उसको एक मजबूर सरकार तक ही रोक पाए, कोशिश करें कि अगर वो डिफीट कर पाएँ, अगर नहीं कर पाते हैं तो उसको मजबूर सरकार मत बनने दें, उसको एक मजबूत सरकार में रहें, कोalition हो, मजबूत न बनने दें, मजबूर सरकार। हाँ, मजबूर सरकार उसको बनाएं, ताकि भारत बहुत डाइवर्स है, डाइवर्स लोगों का ओपिनियन हो, डाइवर्स मुद्दे वहाँ जाएं, सबकी बात सुनी जाए, और वो भारत के लिए, भारत जैसे डाइवर्स कंट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आप सुन रहे थे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर चंद्रसेन को। बड़ी बेबाकी से इन्हें सारे सवालों का जवाब दिया, और ये चूँकि अपने घरों में, अपने आसपास के लोगों से, यूनिवर्सिटी में जहाँ पढ़ाते हैं, कॉस्मोपॉलिटन जगह है, शहर के भी लोग हैं, गांव के भी लोग हैं, गांव आते जाते रहते हैं। कौशाम्बी में डॉक्टर चंद्रसेन का घर है और इनके घर में लगातार ये पैनी नज़र रखें उत्तर प्रदेश में
क्या पुराने लोकसभा चुनाव की तर्ज पर भी 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है? तमाम सारे मुद्दों पर इन्होंने जवाब दिया। चंद्रसेन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी कीमती वक्त निकाला। थैंक यू आपका। शुक्रिया।